ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭವಾಗಿ 100 ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಕುರಿತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ नमस्कार. ये जो फार्म लॉस के खिलाफ जो धरना चल रही है, आंदोलन चल रहा है, पिछले 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं ऑलरेडी. अब तक गवर्नमेंट किसी एक नतीजे पे नहीं आ पा रही है. क्या आप ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट बहरी हो चुकी है या गवर्नमेंट अभी डर रही है? उसी नॉर्मली सेंचुरी बनाने पे खुश होना चाहिए, लेकिन इस सेंचुरी से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि हम सेंचुरी बनाने नहीं आए थे. हम तो किसानों के लिए उनके अधिकार लेने आए थे. तो ये 100 दिन सरकार की हठ धर्मिता के 100 दिन हैं, इंट्रांसिजेंट. ये 100 दिन सरकार के दमन के 100 दिन हैं. ऐसे डील कर रहे हैं जैसे किसी फॉरेनर से डील करते हैं. ऐसा इन्होंने सिंगू बॉर्डर पे बना रखा है जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो. ऐसे वो तार कील कंक्रीट ब्लॉक्स बना रखे हैं. ये 100 दिन सरकार की संवेदनहीनता के, इनसेंसिटिविटी के 100 दिन हैं और किसानों के संकल्प रिजॉल्व के 100 दिन हैं. मैं समझता हूँ कि सरकार और सरकार से भी ज़्यादा स्वयं प्रधानमंत्री ने इसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मुद्दा, एक तो पर्सनल प्रेस्टीज पॉइंट बना रखा है कि कानून तो मूर्छित हैं, मर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लिख के नहीं देंगे क्योंकि प्रेस्टीज है, मोदी है, वापस कैसे ले सकते हैं, ये बना रखा है. अब प्रधानमंत्री चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करें तो उनके खिलाफ प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाएं, समझ आता है. अगर ऑपोजिशन से भी कर लें तब भी समझ आता है, चलो राहुल गांधी से उनका है, कर लें. प्रधानमंत्री किसान के साथ ये करे, दिस आई डू नॉट अंडरस्टैंड. देयर आर योर ओन फार्मर्स, मोस्ट ऑफ देम हैव वोटेड फॉर यू. क्या कर रहे हो आप उनके साथ? कभी प्रधानमंत्री इसको प्रतिष्ठा का मुद्दा बना सकता है कि मेरे किसानों को मैं कुछ नहीं दूंगा? I think so. What comes out to me is अहंकारा. ये जो प्योर एरोगेंस, प्योर ह्यूब्रिस कि मैं कुछ नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता. डेमोक्रेसी बड़े बड़े लोगों का अहंकार तोड़ देती है और मुझे लगता है कि इन प्रधानमंत्री के साथ भी यही होगा, इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ. मैं कुछ नहीं, मैं पीछे. जब दिल्ली में जनवरी 26 को ट्रैक्टर रैली हुआ था, उस वक्त लाल किले पे निशान साहिब फ्लैग जो लहराया गया था, तो आप क्या कहते हैं, यह साजिश है या फिर आपके ऑर्गेनाइज करने के तरीके में कोई गड़बड़ हुई थी? ये साजिश थी, लेकिन दूसरी तरह की साजिश थी, सरकार की साजिश थी इसके पीछे. मैं 2-3 बात याद करवाना चाहता हूँ आपके ऑडियंस को. नंबर 1, इन द लास्ट 71 ईयर्स, रिपब्लिक डे हमारा 1950 से चल रहा है, 71 ईयर्स की हिस्ट्री में, 72 ईयर्स की हिस्ट्री में कभी भी इतना तिरंगा फ्लैग दिल्ली में देखा गया है? नेवर इन द हिस्ट्री. कौन लेके आया? सरकार नहीं, किसान लेके आया. लाखों तिरंगे फ्लैग्स दिल्ली में थे उस दिन, और उस किसान को आप सिर्फ लाल किले का निशान साहब दिखाते हो और कुछ नहीं दिखता आपको. नंबर 1. नंबर 2, उसी दिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, वीडियो में है, तिरंगे को नीचे गिरा, लाठी से तिरंगे को नीचे गिरा, सड़क के ऊपर गिरा. उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कोई FIR हुआ? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यूनिफॉर्म में लोग कर रहे हैं. नंबर 3, ये जिन लोगों ने वहां निशान साहब फहराया, मैं बिल्कुल साफ कहता हूं वो गलत था. निशान साहब इज नॉट ए खालिस्तानी फ्लैग, बट इट इज ए रिलीजियस फ्लैग. रिलीजियस फ्लैग का लाल किला पे 26 जनवरी को कोई काम नहीं है. कोई भगवा फ्लैग फहराए उसका कोई काम नहीं है, कोई इस्लामिक फ्लैग लगाए उसका कोई काम नहीं है. लाल किला 26 जनवरी इज़ फॉर नेशनल फ्लैग एंड फॉर नथिंग एल्स. सो इट वॉज रॉन्ग. शर्म की बात थी. सवाल है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमने कहा हम नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो टोटल फेल्योर है. आपके रेड फोर्ट पे एक अलग झंडा लग रहा है, पुलिस के लोग क्या कर रहे हैं? चेयर पे बैठे हुए देख रहे हैं.
जो बंदा आके माइक लेके एड्रेस कर रहा है दीप सिद्धू, वो कैसे आता है और उसके बाद चला जाता है, कोई रोकता नहीं है। उसके प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो है, होम मिनिस्टर के साथ फोटो है। व्हाट शुड आई कंक्लूड? माई कंक्लूजन इज दिल्ली पुलिस न्यू दैट दिस वॉज गोइंग टू हैपन। और ये मैं अंदाजे से नहीं बता रहा हूं, उनके वीडियो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कह रहे हैं कि हम रिंग रोड पे जाएंगे। दीप सिद्धू कह रहा है लाल किले पे जाएंगे। पुलिस को पता है वो कहां रह रहा है, वो किसानों के साथ नहीं आया, वो सेपरेटली आया। क्यों उसको आना अलाउ किया गया? आना अलाउ किया गया तो लाल किले पे चढ़ के लगवाना क्यों अलाउ किया गया? लगवा दिया तो वापस जाना कैसे अलाउ किया गया? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आई थिंक देयर वॉज ए साजिश, कॉन्स्पिरेसी थी इसमें। कॉन्स्पिरेसी ये थी कि किसानों ने जो लाखों तिरंगे लगाए हैं उनको छुपा दो और सिर्फ लाल किला, जैसे उस दिन दिल्ली में एक ही इवेंट हुआ, वो लाल किला पे हुआ। दिस वॉज द कॉन्स्पिरेसी। इट वॉज ए कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर फार्मर्स मूवमेंट। जिस आंदोलन को ये कुछ नहीं कर सकते थे, उस आंदोलन की हत्या करने की साजिश थी। ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ। जो इस किसान आंदोलन को अपोज कर रहे हैं, इसके खिलाफ हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी स्पॉन्सर्ड है। इस पे आपका क्या विचार है? आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? पहले दिन से चूंकि इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार के पास कोई नैतिक तर्क नहीं है, कोई कानूनी तर्क नहीं है, कोई इकोनॉमिक तर्क नहीं है, इसलिए झूठा प्रोपेगेंडा पहले दिन कहा ये किसान नहीं है, ये तो कमीशन एजेंट है। हमने कहा 2 लाख कमीशन एजेंट हैं यहाँ बाहर खड़े हुए, वो खत्म हो गया। फिर कहा ये कांग्रेस के लोग हैं। हमने कहा हमने तो कांग्रेस के विरुद्ध एजिटेशन किया था पंजाब में। फिर छोड़ा, फिर कहा आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। 14 जनवरी को एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, ये 6 फॉर जस्टिस, उसने एक प्रेस रिलीज दिया कि कोई भी इंडिया गेट के ऊपर अगर खालिस्तान का फ्लैग लगाएगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। हमने 14 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये लोग किसान आंदोलन के दुश्मन हैं। हमने तो बोला पब्लिक में, तो ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? हमने पहले दिन से कहा है। और हमारी फार्मर यूनियन में एटलीस्ट पंजाब के 10 यूनियन ऐसे हैं जिन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ संघर्ष किया, जिनके साथियों को खालिस्तानियों ने मारा है, जान से मारा है। उन लोगों को आप खालिस्तानी कहते हो? इन्हें ना इतिहास पता है, ना पंजाब पता है, ना कुछ पता है। ये सरकार खालिस्तानी आंदोलन को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन्हें चाहिए, इनको ओवैसी चाहिए, इनको इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप चाहिए, इन्हें खालिस्तानी चाहिए, ताकि इनकी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स सर्वाइव कर सके। पहले से ये कहा जा रहा है कि ये जो किसान आंदोलन है, ये राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये सारे किसानों का आंदोलन है। पर आपने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें आपने कहा था कि दिस मूवमेंट कैन नॉट बी अपोलिटिकल, तो उसको कुछ इस तरीके से भी क्या इंटरप्रेट किया गया था कि फाइनली योगेंद्र यादव एक्सेप्ट दैट दिस आंदोलन इज पॉलिटिकल। तो इसको आप कैसे एलाबोरेट करेंगे, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? उन लोग तो पढ़ते नहीं है बेचारे। मैंने कहा था फार्मर मूवमेंट ही नहीं, इस देश का हर मास मूवमेंट पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए। मैंने कहा छोटा पॉलिटिक्स और बड़ा पॉलिटिक्स, मूवमेंट को छोटा पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। छोटा पॉलिटिक्स ये है कि एक को एमएलए बना दिया, किसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, और मूवमेंट के लीडर तो बड़े बन गए, मूवमेंट का कॉज पीछे रह गया, वो छोटा पॉलिटिक्स है। मैंने कहा ऐसा पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। या किसी मूवमेंट को पॉलिटिकल पार्टी की पूंछ से बांध दिया, ये छोटा पॉलिटिक्स है, नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़ा पॉलिटिक्स क्या है? आप देश की राजनीति का एजेंडा फिक्स करें, वो करना चाहिए। विमेंस मूवमेंट को करना चाहिए। विमेंस मूवमेंट शुड बिकम ए पॉलिटिकल मूवमेंट। विमेंस मूवमेंट को कहना चाहिए कि अगला इलेक्शन विमेंस इश्यूज पे लड़ा जाए। इसी तरह फार्मर्स को, yes, it is my demand, desire, ambition that the next parliamentary election should be fought on the issues of farmers. सन 2024 का चुनाव
अगर केवल किसान के मुद्दे पे लड़ा जाए, बीजेपी कहे हम किसान के लिए ये करेंगे, कांग्रेस कहे हम ये करेंगे, वो तो सबसे अच्छा होगा। ये राजनीति तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और एक लोकतंत्र में अगर जनांदोलन राजनीति से बिल्कुल अलग हो जाएंगे तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है, वो कुछ और है। तो होना चाहिए। मैंने तो खुल के कहा, ये तो बेचारे पढ़ते नहीं है, ये तो सिर्फ टाइटल पढ़ सकते हैं, 10 वर्ड पढ़ते हैं, 11वां वर्ड तो पढ़ना इनको आता नहीं। अगर पढ़ते तो मैंने लिखा था, उसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा है, इट शुड नॉट डू पेटी पॉलिटिक्स, इट शुड डू डीप पॉलिटिक्स। और ये पॉलिटिक्स किसानों को करनी चाहिए, मजदूर को करनी चाहिए, औरतों को करनी चाहिए, एनवायरमेंटलिस्ट को करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में यू कैनॉट टर्न योर बैक टू पॉलिटिक्स, यू शुड नॉट एवर डू दैट। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगली सरकार जो आती है वो किसानों से, किसानों के लिए और किसानों की सरकार हो? बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर किसानों के सवाल पर इलेक्शन लड़के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं सैल्यूट करूंगा, बिल्कुल करना चाहिए उन्हें, जो मर्जी बने, लेकिन किसान के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा जाए, बिल्कुल मैं चाहता हूं ऐसा। इसमें व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? यू नो, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की पूंछ से नहीं बनना चाहिए, है ना। पार्टी चाहती है कि नहीं, अभी एजिटेशन और चलाओ, अभी समझौता मत करो क्योंकि मोदी के खिलाफ माहौल बनाएंगे। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मैंने इसका विरोध किया है। अब जैसे हम देख सकते हैं कि जिन जिन राज्यों में अभी बीजेपी की सरकार है वहाँ पर गोहत्या निषेध का कानून भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, योजना चल रही है, और कर्नाटक में ऑलरेडी उन्होंने वो ला चुके हैं। ये भी क्या किसानों के खिलाफ ही है? पहली बात ये है, गोहत्या का निषेध का कानून गाय को बचाने के लिए नहीं है, वो बीजेपी को बचाने के लिए है। इन लोगों ने तो कभी गाय पाली नहीं है, इन्होंने गाय का फोटो देखा है, गाय थोड़ी देखी है। मैंने भैंस पाल, गाय नहीं भैंस तो मैंने पाली है, मैं जानता हूँ भैंस पालने का क्या मतलब होता है। तो अगर गाय को सचमुच बचाना है, गाय इस देश में सेक्रेड है, पवित्र, इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा पवित्र मानता है, और मैं चाहता हूँ कि गौ हत्या को रोकने का प्रयास हो इस देश में। मगर कैसे हो? हर देश के शहर में, मैं 3 दिन से कर्नाटका में घूम रहा हूँ, हर शहर में इतनी गाय बैठी रहती हैं, प्लास्टिक खा रही होती हैं। किसने, क्या मुसलमानों ने छोड़ा उस गाय को वहाँ पे? किसने किया उस गाय को? क्यों नहीं बचाते आप उस गाय को? प्रॉब्लम ये, बीजेपी वाले गाय को बचाना नहीं चाहते, गाय के कंधे पे बंदूक रख के मुसलमान को टारगेट करना चाहते हैं। इनको कोई गौ बचाने का नहीं है। हिंदू का धर्म कहता है कि गाय बचाए, मुसलमान का धर्म ये नहीं कहता कि गाय को खाना है। आप इसके बेहतर प्रोविजन कर दीजिए, देश में गौ बचाने के काम कीजिए, लेकिन ये नहीं चाहते। इसके बदले जो इन्होंने किया है उसने तो किसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। आज इतना जगह पे पशु आते हैं, गाय के झुंड आते हैं, फसल को खा के चले जाते हैं। किसान क्या करे? इट हैज़ बिकम ए न्यू प्रॉब्लम, न्यूसेंस फॉर द फार्मर्स, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्चुअली प्रोटेक्टिंग काउस। अगर होते तो किसान के लिए प्रॉब्लम ना बनती। तो जिस तरह हम अभी देख रहे हैं कि जितना नॉर्थ इंडिया में इंटेंसिटी है किसान आंदोलन की, उतनी साउथ इंडिया में नहीं है। तो इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा कुछ कर रही है? देखिए, हमने अपना संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमने MSP कैंपेन पूरे देश में शुरू किया है, और वो हरियाणा पंजाब से शुरू नहीं किया, वो गुलबर्गा कर्नाटका से शुरू किया है। गुलबर्गा, बल्लारी, और उसके बाद मुझे विश्वास है पूरे कर्नाटका के सभी जिलों में होगा। उसके बाद आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र में जाएगा, क्योंकि यहाँ कर्नाटका का किसान आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्ट्री है। यहाँ तो कागोडू सत्याग्रह यहाँ से हुआ, ये नंजन स्वामी की धरती है, रैयत संघ का धरती है, तो यहाँ तो बहुत बड़ा इतिहास है किसान आंदोलन का। मुझे विश्वास है कर्नाटका में ऑलरेडी आंदोलन चल रहा है, लेकिन हरियाणा पंजाब से कम है। जिस दिन कर्नाटका का किसान खड़ा हो गया, ये ग्रीन शॉल वाला हर कोई गांव में खड़ा हो गया, उस दिन तो पंजाब से भी आगे निकल जाएगा। सो इट इज़ अनइवन, अभी बढ़ रहा है, और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह तय किया है कि पूरे देश में किसान महापंचायत होंगे, तो इसकी योजना कैसे चल रही है? एक्चुअली सच बात ये, हमने प्लान नहीं किया, ये तो सरकार ने इस मूवमेंट का मर्डर करने की कोशिश की, हत्या करने की कोशिश की, और राकेश टिकैत खड़ा हो गया, राकेश टिकैत की आंख से आंसू निकले। फिर किसान को लगा बाप रे, हमारे नेता की बेइज्जती करते हैं ये लोग, तो किसान ने अपने आप शुरू कर दिया। हमने वहाँ की पंचायत का कोई प्लान नहीं बनाया था,
अपने आप किसान आके शुरू करने लग गए, फिर दूसरों ने रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। तो महापंचायत इज़ नॉट समथिंग वी डिज़ाइंड, हमने बिल्कुल नहीं सोचा था, मगर वो हो गया। इन्होंने सोचा आंदोलन को दबाएंगे तो वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा, वो करने के बजाय वो फैल गया, पूरे देश में फैल रहा है। अच्छी बात है, हो रहा है। हमारा प्लान नहीं है, हमारा प्लान तो है दूसरे कैंपेन करना। हमने एमएसपी का कैंपेन शुरू किया है, हमने इनको वोट की चोट का कैंपेन शुरू किया है बंगाल में और दूसरे राज्यों में, और हम अब इस आंदोलन को और इंटेंसिफाई कर रहे हैं। जो आपने कहा कि वोट की छूट जो कैंपेन आपने चालू किया है, उससे बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है, आपके अंदाज़ा क्या है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अब केरला में तो ना बीजेपी जीतने की स्थिति में है, उसको क्या नुकसान होगा पता नहीं, वो तो है ही नहीं। कर्नाटका, तमिलनाडु में प्रॉक्सी है बीजेपी की, AIDMK प्रॉक्सी बीजेपी, उसको कुछ कितना नुकसान होगा। असली प्रॉब्लम बंगाल का है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी सोच रही है कि जीतने के नज़दीक आ जाएगी, और हम उस बंगाल में जाएंगे, मैं जाऊंगा पर्सनली, थोड़ा बंगाली भी बोल सकता हूँ, बंगाल में जाएंगे और कहेंगे इस पार्टी ने किसानों को इंसल्ट किया है, किसानों के साथ दमन किया है, किसानों के विरुद्ध कानून बनाए हैं, उनके साथ बात करने से इनकार किया है, प्लीज़ पनिश बीजेपी। बस हमारा इतना मैसेज है, इस पार्टी को सजा दो। वोट किसे देना है हमें कोई मतलब नहीं, आप जिसको मर्जी दीजिए, बीजेपी को सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये मैसेज जाए कि जो पार्टी किसानों की बेइज्जती करेगी उसको सजा मिलेगी। बस हमें उतना मतलब है। उससे अगर 2% का भी फर्क पड़ता है तो बहुत बीजेपी को पिंच तो करेगा 2%। इतनी देर हमारे साथ इस संवाद में भाग लेने के लिए बहुत बहुत ಧನ್ಯವಾದ आपका। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು। ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊರು ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ